नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अलर्ट्स होते हैं वो लेकर आते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसमें मैं आपको बताता हूँ किसी भी एक एग्जाम के बारे में जिसका मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज जिस एग्जाम की हम बात करने वाले वो बहुत ही फेमस एग्जाम है। जो भी बैंकिंग के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही बड़ा एग्जाम होता है, जिस जो आईबीपीएस का पीओ और एमटी का एग्जाम होता है। तो आईबीपीएस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बैंक का एग्जाम कराती है सारे बैंक्स के जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है आईबीपीएस। तो पीओ की बात करता हूँ तो प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी, ये पीओ और एमटी हैं। तो आईबीपीएस के द्वारा कराया जाता है प्रोबेशनरी ऑफिसर इन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात करता हूँ, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, अगर मैं आपके लेमन लैंग्वेज की बात करता हूँ, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। तो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पीओ के और एमटी के पोस्ट के लिए कंडक्ट कराता है आईबीपीएस एग्जाम, ताकि उन बैंक्स में जो पीओ की पोस्ट है वो भरी जा सके। तो इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक प्री और मेंस। उसके बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो थ्री स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है। उसके बाद सबसे आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप बैचलर्स होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो आगे चलिए बढ़ते हैं कि हम क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या है इसके बारे में, वो मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिफरेंट है। अगर पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसकी मैं एज की बात करूँ तो एज, आईपीएस एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करता हूँ, एज क्राइटेरिया 20 से 30 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करता हूँ, कम मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आप 6 अटेम्प्ट या 9 अटेम्प्ट देते हैं जैसा कि आईएएस वगैरह के एग्जाम में होता है। तो उसमें यहाँ अटेम्प्ट का कोई भी सीन नहीं है। उसके अगर मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ कि रिजर्वेशन जो रिलैक्सेशन मिलेगा एज में वो किस हिसाब से मिलेगा। अगर एससी एसटी की बात करता हूँ तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज में। ओबीसी को 3 साल का, और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज यानी कि जो भी अगर मैं बात करूं विकलांग लोग जो होते हैं उनको 10 साल का मिलता है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का, और 1984 के राइट विक्टिम्स का भी इनको मिलता है तो उनको 5 साल का मिलता है। अब अगर मैं एज एज लिमिट की बात करता हूँ तो एससी एंड एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 2 क्यूमुलेटिव एग्जाम्पशंस। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एस सी एस टी है तो, अगर वो एस सी एस टी है और मान लीजिए वो पर्सन विद डिसेबिलिटी भी है और बाई चांस की बात होती है कि वो इन दोनों कैटेगरी में से वैसे भी किसी एक में आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 5 साल यहाँ मिल गए उसके बाद फिर 10 साल यहाँ भी मिल गए फिर 5 साल, इतना नहीं होगा। मैक्सिमम आप वो दो चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि पहला एस सी एस टी एक वो कैटेगरी हो जाएगा, उसके बाद इनमें से किसी एक को अगर वो अप्लाई कर सकता है, जिसमें अगर अगर वो डिसेबिलिटी भी है उसके बाद तो वो कर लेगा। अगर वो एक्स सर्विसमैन भी है तो ऐसे करके वो सिर्फ दो चीज़ों को ही कर सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ नेशनलिटी की, तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, एज पर द नेशनलिटी सिटीजन इन टर्म्स ऑफ गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, तो सब सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और नेपाल और भूटान के भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और तिब्बतन रिफ्यूजी जो कि जनवरी 1 1962 से पहले आ चुके हैं। उसके बाद कुछ और कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा, कीनिया, मालवाई और जाम्बिया, जायरे, ये सब कुछ कंट्रीज हैं। इनके सिटीजन भी, लेकिन वो सिटीजन जो कि 1962 से जनवरी 1 1962 से पहले यहाँ पर आ गए हो, और वो भी परमानेंटली रहने के इरादे से, यानी कि फिर वो अब इंडियन सिटीजन है। एजुकेशन की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बिफोर अगस्त, जैसे अगर ये 2020 में लिखा हुआ है तो जो भी जिस ईयर में ये आ रहा है, मान लो अगर 2022 का है तो आपका अगस्त 22 में, यानी कि 2022 में आपका सेशन खत्म होना चाहिए, आप 2022 में पास होने चाहिए, आपकी जो बैचलर है। उसके बाद जो भी आपकी डिग्री है उसके सारे प्रूफ्स होने चाहिए आपके पास। और परसेंटेज भी है, जैसे कैंडिडेट्स हैव टू स्पेसिफाई परसेंटेज ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन बाय फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें आपको सीजीपीए और परसेंटेज भी आपको बतानी पड़ती है। तो परसेंटेज विल भी है, यानी कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ 54.99% है आपकी, तो वो ट्रीटेड एज लेस देन 55, एंड 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 0.99 के आसपास है तो आपको 55 नहीं माना जाएगा। आपकी पूरी 55 से नीचे ही आप, मतलब सीधे सीधे इनका ऐसा है हिसाब कि अगर आपकी 60 से नीचे है तो आप 60 से नीचे ही आएंगे, और उसके बाद 55 से नीचे तो 55 से नीचे, ऐसा बैंड है इनका, ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक पॉइंट में बता सकें। उसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होती है, जैसे आप सबको पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अलग एक रिजर्वेशन बनाया गया है, तो उसको कहते हैं इकोनॉम जो लोग फैमिली है इनकम जो है उनकी 8 लाख से नीचे होती है अगर सालाना, तो इनको ईडब्ल्यूएस कहते हैं। तो ईडब्ल्यूएस पर्सनल हुज फैमिली हैज फॉलोइंग एसेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। जैसे अगर ये गवर्नमेंट ने बनाया है कि अगर इनमें से आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते। जैसे अगर आपके पास आपके घर में 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है मिनिमम, तो भी नहीं आएंगे। अगर आपका रेजिडेंशियल एरिया जो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है वो तो भी आप नहीं आते, और रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर इन नोटिफाइड, अगर आपके बड़े शहर में, ये तो नॉर्मल हो गया, अगर बड़े शहर में 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है तब भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं। उसके बाद अगर आप नॉर्मल जो मीडियम शहर होते हैं, यानी कि टीयर 2 शहर हैं, उसमें अगर 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का प्लॉट है तो भी आप नहीं आते हैं।
अब पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो सेक्शन 34 के हिसाब से जो लोग एक एक्ट आया था, राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, उनके हिसाब से जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं वो पीडब्ल्यूडी में आ जाते हैं, यानी कि फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं उसमें आ जाते हैं। और ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड जो मतलब जैसे अंधे लोग या फिर बहरे लोग हो गए, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो चल फिर नहीं पाते हैं, ऑटिज्म ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ये सारी जो कैटेगरीज वो ये हैं जो दिमागी रूप से थोड़े से कमजोर लोग होते हैं। उसके बाद बाकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज और भी होती हैं, वो सब क्लॉज ए और क्लॉज डी में दी हुई हैं। उनके लिए जैसे कुछ डिसेबिलिटीज रहती है जिनके लिए स्क्राइब अलाउ होता है। स्क्राइब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो फिजिकली डिसेबल्ड है और वो लिखने में सक्षम नहीं है, तो उसको स्क्राइब ले जाना अलाउ होता है, यानी कि वो अपने साथ एक बंदा ले जा सकता है जो उसके लिए उसके बिहाफ पर लिखेगा, यानी कि ये बोलेगा बंदा जो डिसेबल्ड है और वो लिख सकता है। तो ये अगर इनके कुछ रूल्स हैं कि जैसे वो आप अपनी कॉस्ट पे स्क्राइब लाएंगे, वो लोग स्क्राइब अलाउ नहीं करेंगे, और वो किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें उन फिर वो जो सेंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे 20 मिनट पहले आप पहुँचे, वो सारी चीज़ें जो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, फॉर्मेलिटीज़ है वो सब कर रहे पहले। तो ये सब स्क्राइब के कुछ रेगुलेशंस हैं। अगर मैं बात करता हूँ लोकोमेटर डिसेबिलिटी, जो जैसे कि जो चल फिर नहीं पाते हैं, या फिर जिनको ऐसा है कि जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटीज है उनमें, जिनका लिखने में वो बाकी लोगों से पीछे, तो वो भी स्क्राइब कर सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स भी स्क्राइब अलाउड है उनके लिए। अब बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ में आप मतलब अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि आपको इनकी वेबसाइट जो कि है ibps.in पर जाके आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर लिंक आएगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म जैसे यहाँ लिखा है लिंक इज प्रोवाइडेड, आप वहाँ पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें। बाकी सारे फॉर्म में जो भी आएगा वो सारी फॉर्मेलिटीज आप भरेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन करने के बाद आप सेकंड सेक्शन में पहुंच जाएंगे। सेकंड सेक्शन में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, आप वहाँ अपलोड करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो दी होती हैं, जैसे फोटोग्राफ है मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB की होनी चाहिए, और सिग्नेचर 10 KB मिनिमम और मैक्सिमम 20 KB की होनी चाहिए। तो अपलोड करने के बाद बाकी सारी चीजें, फिर आपको एक आप अगले सेक्शन में जाएंगे, आपको पर्सनल डिटेल भरनी होगी। पर्सनल डिटेल भरने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी वर्क एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें भरने के बाद फिर आप सेंटर की प्रेफरेंस भरेंगे, जो जो कि 4 प्रेफरेंस भरनी होती है। उसके बाद करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन चीज़ों से होता है। तो वो करने के बाद अब बात करते हैं कि फीस है कितनी, जो कि एप्लीकेशन फीस है। जनरल के लिए 850 रुपये है, SC ST PWD के लिए 175 रुपये, और जनरल और ओबीसी के लिए ये वाली है 850 रुपये। अब बात करते हैं कि स्कीम या फिर पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का। तो जैसा मैंने बताया 3 चरणों में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब बात करता हूँ कंडक्टिंग अथॉरिटी आईबीपीएस है इसकी। प्रीलिम जो होता है उसका 1 घंटे का होता है, और मेन जो होता है वो 3 घंटे 30 मिनट का, यानी कि 3.5 घंटे का होता है। और प्रीलिम्स जो है एमसीक्यू होता है, दोनों ही एमसीक्यू होते हैं, सॉरी। एग्जाम मोड जो है प्रीलिम्स भी ऑनलाइन है, मेंस भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। आईबीपीएस की अगर इंटरव्यू की बात करें तो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इंटरव्यू का 40% है, और रिजर्व के लिए 35% है। तो अब मैं बात करता हूँ इसमें 0.25 मार्क्स का डिडक्शन भी होता है रॉन्ग आंसर पर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। और जैसे 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन को क्लियर करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप टोटल में क्लियर करेंगे, आपको तीनों सेक्शन में अलग अलग क्लियर भी करना पड़ेगा। अब जैसे बात करते हो क्या क्या आता है। इंग्लिश लैंग्वेज आती है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, और 20 मिनट में इसको करना होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, जो कि 20 मिनट में करने होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, जो 20 मिनट में करनी होती है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम में। तो मेन जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जस्ट लाइक एसबीआई पीओ। वो एसबीआई की जो पीओ होता है उसी की तरह होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर इन वेयर 25 consecutive, sorry, an essay and a letter will be given to candidate to write that will constitute 25 marks, and that will have to complete it in a span of 30 minutes। तो इसमें आपको एक ऐसे और लेटर दिया जाएगा जो कि आपको करना होगा, जो 25 मार्क्स का हो, जो 30 मिनट आपको करना होगा। ओवरऑल जो टाइम होता है ई सेक्शन के लिए वो चेंज हो चुका है। उसके बाद जो भी अलग अलग कंप्यूटर एप्लीकेशन को कोई भी डिफरेंट पेपर नहीं होता जैसे पहले होता था। उसके बाद ओवरऑल टाइम जो दिया हुआ है मेंस एग्जाम के लिए वो भी चेंज करके, पहले 140 मिनट होता था, अब 180 मिनट हो गया है। पैटर्न भी कुछ बदल गया। अगर पैटर्न की बात करते हैं तो क्या क्या आता है मेंस में वो देख लेते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, जिसमें 45 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर का। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आती है 35 क्वेश्चन 40 नंबर के। डेटा एनालिसिस आता है 35 क्वेश्चन 60 नंबर के। और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस आती है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के ही आते हैं। टोटल जो हो गया 155 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 200 मार्क्स बनाते हैं, और आपको 180 मिनट में ये पेपर करना होता है। अब अगर ये जो हो गए, जैसे मैंने बताया ना ऑनलाइन और ऑफलाइन होता है, ये सारे ऑनलाइन होते हैं। उसके बाद आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव पेपर ये होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, लेटर राइटिंग एंड ऐसे का। 2 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के होते हैं इंग्लिश में, 30 मिनट में का आपको करना होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। 100 नंबर में से जैसे मैंने आपको बताया ऊपर 40 नंबर, 40% अगर आपके आते हैं तो आप पास कहे जाते हैं, और
जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 35% होता है। फाइनल सिलेक्शन जो होता है, फाइनल सिलेक्शन आपके पास मेंस और इंटरव्यू प्रोसेस दोनों का करके वेटेज दोनों फेजेस के एग्जाम का 80-20 लिया जाता है, यानी कि 80% जो वेटेज है वो मेंस का लिया जाता है, 20% वेटेज है जो इंटरव्यू का लिया जाता है। आप दोनों अगर पास कर जाते तभी आपका सिलेक्शन होता है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द मेंस एग्जाम आर फाइनली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस बाय आईबीपीएस कैटेगरीज, सॉरी सॉरी अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपका दोनों का हो जाता है उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको लिस्ट आएगी, और लिस्ट में होने के बाद ही आपका जो भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सब चीज़ें आएंगी। तो इन सब चीज़ों से आप अगर इन सब पे आप आगे बने रहना चाहते हैं, आप मिस नहीं करना चाहते कोई भी, जैसे कब आप इसका नोटिफिकेशन आता है, कब उसके बाद आप इसमें रिजल्ट आ रहा है, कब प्री हो रहा है, फिर मेंस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप मिस ना करें। तो इसके लिए आप हमारी जो वेबसाइट है alert.exampathfinder.com उस पर बने रहेंगे, तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब जो है, जो भी आपको वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। जैसे ये लेटेस्ट जॉब का सेक्शन हो गया, उसके बाद अगर बैंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ आपके पास अलग सेक्शन है फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, यहाँ अलग आपने सारे एग्जाम के अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, आईबीएस पीओ, क्लर्क, एसओ, एसबीआई पीओ। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उस चीज़ को, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। जैसे मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर सारे टॉपिक भी दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं आप वहाँ पढ़ सकते हैं। बेसिक जो भी कंटेंट, जैसे सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन। तो इसका मैं आप इवेंट का जो community.exampathfinder.com की जो ये जो आईबीपीएस का जो इवेंट है, जो भी सारी चीज़ें डिटेल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ें सिलेबस को। जैसे मेंस का सिलेबस हमने अलग दिया है, प्री का सिलेबस अलग दिया हुआ है। उसके बाद आपको, अगर मैं सैलरी और अलाउंस की बात करूँ, तो जो बेसिक सैलरी है पीओ की वो होती है 23,700 से लेके 30,560 से लेके 32,850 से लेके 42,021 तक जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कैसे आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे अगर मैं 7 साल बाद बात करूँ, तो उनकी जो बेसिक पे होती है 30,560 तक पहुंच गई होती है। उसके बाद अगर मैं 7+2 यानी कि 9 साल बाद 32,850 पहुंच जाती है। उसका 7+2+7 यानी कि 9+7 यानी कि 16 साल बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 42,020 रुपये तक पहुंच जाती है। अब ये थी बेसिक सैलरी। फिर अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं, वो मिलते हैं स्पेशल अलाउंसेस हो गए, डीए हो गया, सीसीए हो गया, टोटल हो गया, फिर ये विदाउट एचआरए, तो उसके बाद एचआरए भी लगता है। तो ये चीजें हैं, जो अलाउंसेस लगने के बाद इतना बढ़ जाता है आपका। ये मैंने ऊपर बताया। अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूँ, इंक्रीमेंट मिलता है, यानी कि 15% मिल जाता है, फिर 20% मिलता है, 25%, 30%, तो इंक्रीमेंट मिलता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, पे स्केल है, और अलाउंसेस भी बहुत अच्छे हैं। अलाउंसेस के साथ साथ आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ होती चली जाती है। जैसे मैंने बताया, एचआरए मिलता है, फिर डीए डियरेंस अलाउंस मिलता है, आईबीपीएस स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, आपके पास सिटी कंपल्सरी अलाउंस भी मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं बात करता हूँ करियर में ग्रोथ कैसी है, तो अगर आप पीओ क्लियर करते हैं सब, तो आप फिर मिडिल मैनेजर भी बन सकते हैं, सीनियर मैनेजर भी बन सकते हैं, फिर चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन की पोस्ट तक भी आप जा सकते हैं। चेयरमैन है एमडी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और वो बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट होती है। तो पीओ के जरिए आप वहां तक जा सकते हैं। तो यहाँ प्रमोशन पॉलिसी दी हुई है कि कैसे कैसे प्रमोशन पॉलिसी, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे पोस्ट तक आप प्रमोट हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर मैं मेजर बैंक्स की बात करूं, जो कि आईबीपीएस पीओ के थ्रू रिक्रूट कराती हैं, तो मैंने बताया जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही करती हैं। तो जो पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर यहाँ आप देख भी रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं, एसबीआई को छोड़ के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के, मेजर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो सारी आईबीपीएस पीओ के थ्रू ही अपने पीओ और एमटी का जो रिक्रूटमेंट है वो करती हैं। एसबीआई का खुद का अलग एग्जाम होता है, जो एसबीआई पीओ के नाम से होता है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो इस एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन फिर भी अगर आपके पास डाउट होते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो भी एस्पिरेंट है उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपने अपने क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन के बाद उनको इस चीज़ का आंसर भी मिला है कि हॉलीडेज क्या क्या होती है। फिर अगर किसी ने पूछा है कि प्रोसीजर टू फाइल आरटीआई अगेंस्ट आईपीएस, तो वो भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन है, तो आप यहाँ जब इस इवेंट पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, तो रिप्लाई सेक्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन के अलावा अगर आपको कोई भी लगता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन, किसी और का क्वेश्चन है आप और आप उसका आंसर देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। और आपकी खुद की कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि मुझसे मिस हो गई और उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप वहां पर जाके इसका इवेंट का लिंक मैं जैसे वीडियो में डाल दूंगा। और उसके अलावा कभी भी community.exampathfinder.com पर जाएंगे, तो वहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड, कैसा भी एजुकेशन रिलेटेड, आप कोई भी डिस्कशन शुरू भी कर सकते हैं, और पहले से जो डिस्कशन चल रहे हों आप उसमें भागीदारी भी कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, एजुकेशन सेक्टर में कुछ भी, कोई भी आपको डाउट है, आप यहाँ पे अगर पूछ सकते हैं, आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे।
थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। आई होप मैंने सारे आपके चीज़ों को क्लियर किया हो। हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।